हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 2 वीडियो है ये केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने आपको एक रिएक्शन बैलेंस करके बताई थी। आज हम एक एग्जांपल और डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम हीट एंड ट्रायल मेथड होता है जिसमें हम रिएक्शन को बैलेंस करने की ट्राई करेंगे। हमने एक ये रिएक्शन लिखी है जिसमें हम कंबशन रिएक्शन है, इथीन को हम ऑक्सीडेशन या कंबशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स इसमें इवॉल्व हो रहे हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में जनरली छोटा सा एक रफली टेबल बना लेते हैं जिसमें हम एलिमेंट मेंशन करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड हमने जैसे जैसे नंबर थे इनके टेबल में लिख लिए। तो देखो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, हमें कार्बन को बैलेंस करना है। कार्बन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड कितने हैं 1 है। अगर हम प्रोडक्ट साइड कार्बन को किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो देखिए क्या बनेगा C2H2 प्लस O2 2CO2 प्लस H2। हर टाइम ये आप ध्यान रखेंगे जब हमने देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे कार्बन के भी एटम 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए अब 4। अगर हम बात करें जो ऑक्सीजन एटम है वो प्रोडक्ट साइड जो हैं वो कितने हो गए 2 2 जा 4 और 1 5। और रिएक्टेंट साइड अगर हम देखें कितने हैं ओनली, ध्यान समझ आ रहा होगा आपको। ये इथाइन में हमने सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया, कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। जब इधर हमने प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट साइड अब कितने हो गए, वो बढ़ गए 2 और बढ़ के अब ऑक्सीजन एटम्स हमारे कितने हो गए प्रोडक्ट साइड 5 हो गए। कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन अभी हमारा बैलेंस नहीं है। रिएक्टेंट साइड 2 है ऑक्सीजन एटम, प्रोडक्ट साइड 5 है। तो अगर हमें इनको बैलेंस करना है तो सिंपल सी बात है, अगर हम रिएक्टेंट साइड O को किससे मल्टीप्लाई कर दें 5/2 से। अगर रिएक्टेंट साइड O को 5/2 से मल्टीप्लाई करें आप देख सकते हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन रिएक्टेंट साइड कितने हो जाते हैं 5। हम क्या करेंगे इसमें अब आगे रिएक्टेंट साइड जो ऑक्सीजन है उसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी। बट आपको पता है कि फ्रैक्शन में एटम्स नहीं होते, एटम्स मॉलिक्यूल, तो इस वजह से हम पूरी ही इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। बोथ साइड जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4 और ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई। देखिए आपके पास तो एग्ज़ाम में जस्ट ऐसे आएगा कि ये आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी होगी और आपको उसको बैलेंस करना होगा। ये सारा प्रोसीजर आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपका रफ वर्क है, डिपेंड्स अपॉन योर IQ। आप डायरेक्टली भी चाहें तो इसको ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए आप टेबल बनाइएगा, फिर 2-4 इक्वेशन जब आप बैलेंस कर लेंगे टेबल से फिर आप डायरेक्टली कोशिश कीजिए बैलेंस करने की। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग के बाद, मेकिंग अ केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। नेक्स्ट हमारा इसमें रहेगा मेकिंग अ केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। मतलब ऐसी क्या चीज़ें और हैं जिससे हम अपनी केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक है, कैसे हम अपनी केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है उसमें हम क्या मेंशन कर सकते हैं, बाय मेंशनिंग फिज़िकल states
of substance by mentioning physical state of substance। उसके लिए हम करते क्या हैं, सॉलिड के लिए हम मेंशन करते हैं स्मॉल s, लिक्विड के लिए l, गैसेस के लिए स्मॉल g, और फॉर एक्वस स्टेट वी मेंशन इन AQ। एक्वस यू नो, सॉलिड इन लिक्विड का जो मिक्सचर होता है वो एक्वस होता है। या सिंपल सी बात करें, अगर आप थोड़ा सा वाटर किसी उस चीज़ में सॉलिड में मिक्स करते हैं तो थोड़ा थोड़ा जो गीला गीला सा आपको फील होता है वो होता है एक्वस। इससे हम यूज़ कर सकते हैं। और अपवर्ड एरो भी यूज़ किया जाता है गैस के लिए, और डाउनवर्ड एरो यूज़ किया जाता है प्रेसिपिटेट्स के लिए। ठीक है, डाउनवर्ड एरो हम यूज़ करते हैं प्रेसिपिटेट मैंने बताया था ना, जो सॉलिड सा कुछ रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट आपको मिले तो वो हमारा प्रेसिपिटेट रहता है। तो पहला आपको रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसमें लिख सकते हैं कि हमारा कौन सा रिएक्टेंट सॉलिड है, कौन सा प्रोडक्ट लिक्विड बना, कौन सा गैस बना। जैसे कि एक अगर हम आपको रिएक्शन से समझाएं, हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीशियम सॉलिड रिएक्ट विद H2SO4 aqueous gives magnesium sulfate aqueous, और साथ में रिलीज़ हो रही है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आप उसके लिए एरो भी लगा सकते हैं और ब्रैकेट में आप उसमें G भी लिख सकते हैं। तो इससे आपको ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें पता लग जाता है कि हमारी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्टेट्स क्या है। दूसरा वे क्या होता है, रिएक्शन कंडीशंस। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ रिएक्शंस होती हैं वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे ही फिजिबल होती हैं। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कुछ प्रेशर पे, या कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो रिएक्शंस होती हैं। तो उन स्पेसिफिक कंडीशंस को हम क्या करते हैं, एरो हेड के इधर या इधर आप मेंशन कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि एक रिएक्शन है अमोनिया फॉर्मेशन की, व्हेन नाइट्रोजन गैस reacts with hydrogen gas then it forms ammonia gas। अब ये अमोनिया जो गैस होती है इसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 750 केल्विन, प्रेशर चाहिए 200 से 300 एटमॉस्फेयर, और इसमें कैटलिस्ट भी यूज़ किया जाता है आयरन या मोलिब्डेनम कैटलिस्ट, हम इसको यूज़ करते हैं। तो कुछ जो टेम्परेचर, प्रेशर और कुछ कैटलिस्ट होते हैं वो एरो हेड के ऊपर या नीचे हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं। स्टेट्स मैंने मेंशन कर ही दी, इससे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि रिएक्शन को परफॉर्म करना है तो क्या क्या हमें कंडीशंस चाहिए। थर्ड इसमें रहता है एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी या हीट। एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट। अगर आप इधर प्लस हीट लिखते हैं और एक इधर प्लस हीट लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर वो रिएक्टेंट साइड आपने प्लस हीट की है, प्रोडक्ट साइड अगर आपकी हीट प्लस है तो उसका मतलब रिएक्शन में हीट क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रही है। आगे हम स्पेसिफाई करेंगे जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, जिसमें एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होती है। क्लियर। उसके बाद ऐसे ही जो ये रिएक्शन होती है जो हमने की थी N2 + H2, कुछ रिएक्शन होती हैं जो दोनों ही डायरेक्शन में फिजिबल होती हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये रिएक्शन ऐसे भी पॉसिबल है। मैं बैलेंस नहीं कर रहा, बस आपको समझा रहा हूँ। ये रिएक्शन ऐसे भी पॉसिबल है और ये रिएक्शन ऐसे भी पॉसिबल है। सपोज करो इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगी हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में हो सकती हैं तो उनको हम बोलते हैं
रिवर्सिबल रिएक्शन, जो ये हमारा साइन है, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। ये रिएक्शन कैसे हो जाती हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ये हमारे जो डिफरेंट वे हैं जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो दोबारा एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ सारा रफ आइडिया। इसमें से देखो क्वेश्चन तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, अपने नॉलेज प्लस के लिए आपको जस्ट समझना और एक बार देखना होगा बुक्स में से, पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें से आपसे कोई क्वेश्चन किया जाएगा। मेकिंग अ केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे है? उनकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करके, जैसे सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैसेस के लिए जी और एक्वस के लिए ए क्यू। गैसेस के लिए अपवर्ड एरो भी होता है और प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो। इस रिएक्शन में आपको समझ आ रहा होगा कैसे हम फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं। दूसरा हमारा रहता है रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन क्या होता है? कुछ रिएक्शन मैंने बताया था कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे होती हैं, तो एरो हेड के ऊपर या नीचे हम वो कंडीशंस को मेंशन कर देते हैं। कुछ रिएक्शन होती है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो और किसी में हीट एनर्जी का इवॉल्व होता है। तो प्रोडक्ट साइड अगर हीट प्लस है तो रिवॉल्यूशन हो रहा है, रिएक्टेंट साइड प्लस हीट है तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फोर्थ कंडीशन एरो हेड के लिए रहता है। कुछ रिएक्शन होती है दोनों डायरेक्शन में ही पॉसिबल होती है, तो हमें कई बार इस तरीके का एरो देखने को मिलता है। तो ये एरो हमें क्या बताता है? दोनों ये जो रिएक्शन है दोनों ही डायरेक्शन में फिजिबल है। दैट मीन्स फॉरवर्ड भी हो सकती है, ये बैकवर्ड भी हो सकती है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस नोन एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इस तरह से हम पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को, सॉरी रिएक्शन मैंने लिख दिया, मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से हम अपनी किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। सॉरी पहले मैंने यहाँ रिएक्शन लिख दिया था, इक्वेशन आ। ये तो हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और मिल सकती हैं केमिकल इक्वेशन से। एक आता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल, ड्रॉबैक्स कह सकते हैं, लिमिटेशन कह सकते हैं, क्या रहती हैं, तो वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन से बिल्कुल नहीं मिल सकती, तो एक आप लिख सकते हैं व्हाट आर द लिमिटेशन। और इंफॉर्मेशन not conveyed by a इक्वेशन। अब हम क्या स्टडी करेंगे कि लिमिटेशंस क्या हैं केमिकल इक्वेशन की, या कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती। अभी हमने देखा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें केमिकल इक्वेशन से मिल जाती हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन कुछ होती हैं जो हमें नहीं मिल पाती। पहली बात लिमिटेशन क्या रहती है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में हमें नहीं पता चलता कि रिएक्शन कितनी फास्ट है और कितनी स्लो है। दैट मीन्स ये कब कंप्लीट होगी। क्लियर? इसको 1 डे लगेगा, 1 आवर लगेगा, 1 वीक लगेगा, 1 ईयर लगेगा, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती। दूसरी इसकी लिमिटेशन हमारे पास रहती है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशंस हमें ये नहीं बताती वेदर रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिक्स करो और आप अपनी मर्जी से कुछ भी प्रोडक्ट तैयार कर दो। क्लियर? आगे आप रिएक्टिविटी सीरीज़ का एक कंसेप्ट आएगा मेटल नॉन मेटल चैप्टर्स में, वहाँ आप पढ़ेंगे कि कुछ रिएक्शंस होती है जो परफॉर्म नहीं हो सकती। तो वहीं पे मैं इस एग्जांपल को आपको ज़्यादा क्लियर कराऊंगा। तो बस अभी तक इतना ही अपने माइंड में रखिए। केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अस वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। दूसरी, इट डज नॉट टेल अस whether what is the speed of reaction, यानी when this reaction will be completed in 1 minute, in 1 hour और in 1 month। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है, अभी तक देखो जो हमने पढ़ा है यहाँ से क्वेश्चनिंग बहुत रेयर होती है। क्वेश्चन जस्ट इतना ही आ सकता है कि आपसे एक बैलेंसिंग का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि CBSE इसमें से कुछ क्वेश्चन पुट अप करती है, क्योंकि 5 मार्क्स का रेयरली ये चैप्टर रहता है और इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं
कहूँगा कि आप उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा, जो अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।